हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। मतलब जो 1857 एडी में जो रिवॉल्ट हुआ था, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा रिवॉल्ट कहते हैं, उस रिवॉल्ट के बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों जिस तरह से हमने देखा, ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, और ये रिवॉल्ट हुआ था कहाँ, इंडिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इस रिवॉल्ट को इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी कहा जाता है। मतलब आज़ादी तक का पहला युद्ध। ठीक है दोस्तों, मतलब यही वो युद्ध था जिसे हम लोगों के बीच आज़ादी को पाने का जो साहस था वो पहुंचाया। ये रिवॉल्ट नहीं होता तो काश ये ऐसा हो जाता कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते और ब्रिटिश को हमें अपने मन से ये कंट्री वापस नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में काउस पढ़ने जा रहे हैं, जो मेन काउस थे जिसके कारण ये रिवॉल्ट आउटब्रेक हुआ, जिसके कारण ये रिवॉल्ट शुरू हुआ। तो दोस्तों इसे 5 कारणों में बांटा गया है जो ये रिवॉल्ट शुरू हुआ है। पहला कारण था पॉलिटिकल इशू। मतलब दोस्तों जो हमारा जो रिवॉल्ट हुआ है वो तो ऐसा नहीं कि उससे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कोई राजा उसमें इन्वॉल्व ना हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि जितने भी रिवॉल्ट होते थे मेनली जब यदि किंग उस टाइम के हैं तो उसमें ज़रूर वो इंटरफेयर करते थे, या तो ब्रिटिश की तरफ से या तो हमारी तरफ से। लेकिन दोस्तों उस टाइम में तो बहुत जगह ब्रिटिश का राज खत्म हो चुका था। तो मतलब द इशू ऑफ पॉलिटिक्स में देखिए क्या हुआ था। इसमें जो हमारे जो ब्रिटिश थे वो जितने भी राजा थे उन्हें गद्दी से हटा करके वो अपना रूल वहाँ पे सेटअप कर रहे थे। यदि वो उनके लॉयल हैं तब भी वो उन्हें हटा देते थे। जिस तरह उन्होंने 1856 एडी में वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे उन्हें गद्दी से वो हटा दिए थे ब्रिटिश। और सोचिए वो वफादार को भी हटा देंगे तो जो उनके अंडर नहीं है उनके साथ वो क्या सलूक क्या करते होंगे। तो यही रीज़न था पॉलिटिक्स का कि जिस कारण से रिवॉल्ट आउटब्रेक हुआ। और एक और इशू था दोस्तों इसमें, जो उनके दरबार में जो आर्टिशियन थे जैसे म्यूज़िक पोएट्री वगैरह जो करते थे, जिसका वो पैट्रोनेस थे, मतलब संरक्षण करते थे राजा, वो सबको भी तो वो निकाल ही दिए होंगे क्योंकि ब्रिटिश को इस सब में कुछ नहीं था, वो बस यहाँ पैसा हद से गेन करने आया था। तो इससे इफेक्ट पड़ा उनके जॉब पे। तो उन आर्टिशियंस का जो जॉब था वो खो दिया गया, और बहुत सारे सोल्जर्स जो थे उन्हें वो अपने मतलब जो अपने जो सोल्जर्स जो रहते थे यहाँ पे उस एम्पायर में, उन सोल्जर्स को भी वो हटा दिए दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम जो सोल्जर्स सब थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो ज़्यादा तलवार बर्छी कटार मतलब जो भाला वगैरह थे उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। लेकिन ब्रिटिश उस टाइम कैनन हो गया, मतलब जो तोप और फिर गन्स मैचस्टिक यही सब पे वो भरोसा करते थे। तो उन्हें ये सब स्किल फालतू लगता था। तो वो जो ये सब जानते थे गन वगैरह चलाना, वही इंडियन सिपाहीज को वो भर्ती करते थे। और इससे क्या हुआ दोस्तों, जो आर्टिशियन थे और जो सोल्जर्स थे उनका जॉब खो दिया गया। तो इसमें और एक और रीज़न था दोस्तों, जो ट्राइबल से उनका हक छीना जा रहा था उस टाइम, जैसे भील ट्राइब से, मुंडा ट्राइब से। तो दोस्तों ये सब जो उनका हक जो छीना जा रहा था, तो वो भी पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि ट्राइब भी अपने में एक पॉलिटिक्स रखते थे, वो एक गवर्नेंस करते थे अपने पॉलिटिकल और ट्राइबल रूल में। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इससे इफेक्ट कौन कौन हुआ, किंग हुआ, उसके दरबार में जो आर्टिशियन रहते हैं वो हुआ, उनका सोल्जर्स हुआ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हुआ। साथ ही साथ दोस्तों जमींदार की अलग प्रेस्टीज होती थी पहले, ये भी पॉलिटिक्स में ही आएगा। जमींदार की एक प्रेस्टीज होती थी, मतलब एक इज्जत होती थी। तो जब ब्रिटिश आए तो कुछ समय बाद वो ज़मींदार से उनका हक छीन लिए कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये उन्हें बुरा लगा, और धीरे धीरे उनका पावर, जो उनका इज्जत जो था पूरा, जो उनका समाज में जो इज्जत था, उन्हें जो लोकेलिटी में जो इज्जत था वो पूरा वो चले गया। जैसा पहला उन्हें जो मिलता था इज्जत, वैसा अब नहीं मिलने लगा। तो इस कारण से भी दोस्तों बहुत इफेक्ट पड़ा ये रिवॉल्ट में। तो यहाँ से चिंगारी लगती है, मतलब स्पार्कलिंग होता है, और रिवॉल्ट का यहीं से शुरू होता है दोस्तों। अब दूसरा इशू देखिए दोस्तों, हमने पॉलिटिकल काउस पढ़ा, अब दूसरा इशू है इकोनॉमिकल काउस। मतलब जब ब्रिटिश यहाँ इंडिया में आए तो वो पैसा की हद से गेन करना चाहते थे, तो वो यहाँ का टैक्स जो होता है वो टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स इतना कर दिए कि जो हमारे लो क्लास के लोग थे वो और लो में चले गए, और जो मिडिल क्लास के लोग थे वो भी टैक्स को पे करते करते लो में चले गए। उन्हें नहीं होता था तो वो जो हमारे ये मनी लैंडर्स है, मतलब जो उधार देते थे पैसा, उनसे भी वो मांगने लगे, और बहुत ज़्यादा टैक्स पे वो लोग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज पे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो लोग लेने लगे। क्योंकि ब्रिटिश में ऐसा होता था, क्योंकि राजा के टाइम में देखिए जैसे पीजेंट्स का खेती अच्छा नहीं होता था तो राजा माफ़ भी कर देता था, लेकिन इनका फिक्स था कि इतने तारीख तक हमें पूरा ये टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए उन्हें मतलब हाई इंटरेस्ट पे भी लेके देना पड़ा, देते थे। और यही था इकोनॉमिक कारण कि इसके कारण लोग बहुत आहत हुए, उन्हें बहुत, मतलब उनका जो लेवल था, जो स्टैंडर्ड लेवल था, वो बहुत धीरे धीरे लो होते गया। बड़े बड़े जो मनी लैंडर्स थे, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, वो भी धीरे धीरे टैक्स चुकता करते करते बहुत लो लेवल पे आ गए दोस्तों। और ये भी एक इकोनॉमिक कारण था जिससे लोग के बीच मन में मतलब ईर्ष्या पैदा हुआ इंग्लिश के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, और ये रिवॉल्ट आउटब्रेक हुआ। अब तीसरा रीज़न देखते हैं दोस्तों। जो तीसरा रीज़न था
वो इम्पॉर्टेंट रीज़न में आता है, क्योंकि ये रीज़न था दोस्तों रिलीजियस और सोशल रीज़न। इसमें क्या, पहले तो हम लोग रिलीजियस रीज़न जो ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो समाज के जो ये होते थे, मतलब रूल्स होते थे जो रिलीजन के, वो जो मानते थे, वो जो ऑर्थोडॉक्स थे, तो उनके सामने में ब्रिटिश क्या किया कि जैसे एक प्रथा लाए, जैसे विडो डी मैरिज एक्ट, मतलब यदि कोई विधवा हो जाती है तो उसका शादी दोबारा हो सकता है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, इसका जम के विरोध हुआ, लेकिन फिर भी ये एक्ट को लाया गया। और दूसरा जो चिल्ड्रन का जो चिल्ड्रन मैरिज एक्ट जो होता था, वो यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया। पहले के ज़माने में बहुत होता था कि हमें बाल विवाह वगैरह देखने को बहुत मिलता था, लेकिन ब्रिटिश आए तब इस पर सोचे और इसे एबॉलिश किए। तो वो तो अपने तौर से अच्छे सोचे, लेकिन ये जो कट्टर हिंदू वगैरह थे या कट्टर मुस्लिम थे, वो अपने धर्म में परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसीलिए वो भी जो जितने ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो अपने धर्म पे ज़्यादा बिलीफ रखते थे, वो भी इस रिवॉल्ट में अपना पूरा इसे योगदान दिए। और सोशल में मतलब इसी में एक और रीज़न आता है दोस्तों कि जब ब्रिटिश आए तो मतलब ब्रिटिश और इंडियन नहीं, भले जो हाई क्लास इंडियन है और लो क्लास कास्ट सिस्टम है, वो ब्रिटिश ख़त्म कर दिए। तो यही बात सोच के कि मतलब सबके बीच इक्वालिटी फैलेगा, लेकिन जो हाई क्लास के लोग हैं, हाई कास्ट के जो लोग हैं, उन्हें ये बात अच्छा नहीं लगने लगा कि हमें इन छोटे कास्ट के लोगों से कंपेयर किया जा रहा है। तो यही वो रीज़न था कि ये भी एक सोशल और रिलीजियस कास्ट रीज़न में ही आएगा कि जिस कारण ये रिवोल्ट आउटब्रेक हुआ। 3 रीज़न तो हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। अब 4th रीज़न था मिलिट्री रीज़न। तो ये मिलिट्री रीज़न यही था दोस्तों कि जब हमारे ब्रिटिश और जो इंडियन जो सोल्जर्स होते थे उन्हें सेपोय कहा जाता था, सिपाही, लेकिन ब्रिटिश उन्हें सेपोय कहते थे। तो वो उसको भी रिक्रूट करते थे। और जैसे एक रेशियो याद रखिए दोस्तों, मतलब 1000 में 900 जो सोल्जर्स होते थे वो इंडियन ही होते थे, मतलब 1:9 का यहाँ पे रहता था इंडियन और ब्रिटिश में। तो 900 इंडियन को रिक्रूट किया जाता था और 100 ब्रिटिश को। लेकिन दोस्तों जो प्रमोशंस होता था वो इंडियन को ज़्यादा ऊपर पोस्ट तक प्रमोट नहीं किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश को यदि वो एबल है या नहीं, लेकिन उनको भी प्रमोट किया जाता था ऊपर तक। तो और उन्हें ब्रिटिश को और इंडियन को, यदि वो दोनों एक ही पोस्ट पे हैं सोल्जर्स में भी, तो भी उसमें सेम दोनों को मतलब सैलरी पे नहीं किया जाता था, दोनों को डिफरेंट सैलरी पे किया जाता था। तो ये भी एक रीज़न था कि मिलिट्री जो हमारा कमांडर्स हैं वो दुखी हुए और ये रिवॉल्ट किए। और दोस्तों जो बिगेस्ट रीज़न कहा जाता है, जिसमें सारे जो कम्युनिटी के लोग आके जो अट्रैक्ट हुए, वो रीज़न था, देखिए जो हमारे जो सोल्जर्स थे उन्हें एक राइफ़ल दिया जा रहा था सोल्जर्स के द्वारा, मतलब ब्रिटिश के द्वारा। उसका नाम क्या था, इनफील्ड राइफ़ल। तो उसमें जो कार्ट्रिज होता था, मतलब बुलेट, पहले क्या होता था, बुलेट का एक कैप होता था, वो कैप को दांत से निकाला जाता था और फिर बुलेट को फिट किया जाता था उसमें गन में। तो उसमें होता था कि वो जो कैप, जो कार्ट्रिज होता था, वो किससे बना हुआ रहता था, ग्रीस से। ग्रीस क्या होता है, जो पिग या काऊ का जो मीट होता है उसे ग्रीस कहते हैं। तो उसका जो कैप रहता था वो ग्रीस से बनाया जाता था। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि मुस्लिम्स और हिंदू सोल्जर्स भी थे, तो ये सब तो सबको पता है कि पिग्स और काउस को मुस्लिम और ये जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, मतलब इंडियन लोग, वो उसे बुरा मानते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो सब खाए। तो फिर उन्हें तो मुंह में लेना पड़ता वो सब, जितना भी बुलेट का कार्टिज वगैरह है। तो वो जो मीट का बना हुआ था वो डिफरेंट टाइप के मीट का, तो ये उन्हें बुरा लगा। तो इसी के कारण जो मंगल पांडे थे वो बड़ाकपुर, मतलब कोलकाता में वो वहाँ पे रहते थे, मतलब वहाँ पे उन्हीं का शिफ्ट था, वहीं पे वो सोल्जर की ड्यूटी करते थे। तो वो रिवॉल्ट को शुरू वही किए और उनके साथियों में भी ये रिवॉल्ट फैला। लेकिन उसी साल 1857 में ही उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया दोस्तों। तो इससे उनका साथी सब भी बहुत डर गए। फिर उसी के 1 महीने बाद, जस्ट 1 महीने बाद, मेरठ में 10,000 सोल्जर्स जो है वो रेवोल्ट कर दिए कि हमें ये नहीं लेना है, हमें ये कार्टिज वाला बुलेट यूज़ नहीं करना है। और इसी को देखते हुए ब्रिटिश जो है हमारे, उन्हें को मतलब जेल में बंद कर दिए वो 10,000 सोल्जर्स को, और उन्हें 10 ईयर्स का जो है सज़ा दे दी है कि आप 10 ईयर्स तक जेल में ही रहेंगे। तो ये बात हमारे जो और सब सोल्जर्स हैं मेरठ में, और सब भी सोल्जर्स थे, उन्हें बुरा लगा, तो वो मार्च कर दिए, मतलब मेरठ के जेल तक वो मार्च करते करते बहुत सारे सोल्जर्स गए और वहाँ पे अपने साथियों को छुड़ाया। उन्हें तो ये बात एक जरा अच्छी नहीं लगी कि हमारे जो दोस्त हैं उन्हें बस रिवॉल्ट करने पे 10 ईयर्स का सज़ा दे दिया गया, वो भी 10,000 को। तो वो मार्च करते करते फिर दिल्ली गए अपने उनके साथ, और बीच में जो है लोकल्स को और लोकल सोल्जर्स को अपने में अट्रैक्ट कर लिया, और वो गए मार्च करते करते दिल्ली, जहाँ पे हमारे बहादुर शाह 2 थे। उन्हें ब्रिटिश से लड़ के बहादुर शाह 2 को वहाँ पे थ्रोन पे बैठाया गया। ठीक है दोस्तों, थ्रोन पे बहादुर शाह 2 को बैठाया गया, और
हमारे एक जो सोल्जर ग्रुप थे वो सेवरल वीक्स तक, मतलब कुछ वीक्स तक ही, वो बहादुर शाह 2 के जो रूल है उसको प्रोटेक्ट करके रखे। जैसे ये बात और सब जगह के ब्रिटिश सोल्जर्स को पता चला तो वो कुछ नए पंजाबी मतलब 6 सोल्जर्स को रिक्रूट किए थे, मतलब अपने आर्मी में लिए थे। उन्हें लेके फिर वो मार्च कर दिए वापस दिल्ली तक, और फिर बहादुर शाह 2 को और जो हमारे जो इतने भी सोल्जर्स थे जो बहादुर शाह 2 के लिए काम करने लगे थे उन सबको बंदी बना लिया गया और रंगून के जेल में भेज दिया गया बहादुर शाह 2 को, जो हमारे लास्ट रूलर थे मुग़ल के जो लास्ट वंश के जो रूलर थे वही थे दोस्तों। तो उन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया कब? 1857 में, मतलब 1857 में उन्हें भेज दिया गया, और 1862 में दोस्तों उनकी डेथ हो गई, मतलब प्रिजन में सड़ के उनकी डेथ हो गई। और उसी समय जब उन्हें कैप्चर किया गया था तो उनके 2 सन थे, उन्हें भी गोली से शूट कर दिया गया था। तो इसी से साथ पूरा मुग़ल वंश का दी एंड हो गया दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना